आज से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसीलिए मैं ज्योमेट्री आपको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ कि आप इसे एक बार पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी। ज्योमेट्री में चाहता तो शुरुआत में पढ़ा देता, लेकिन ज्योमेट्री में ना कई लोगों को थ्योरम याद रहता है, वो अप्लाई नहीं कर पाता। तो आपको थ्योरम याद रहना इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ उसको अप्लाई करने आना भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिखाऊंगा थ्योरम, साथ के साथ क्वेश्चंस भी सिखाते चला जाऊंगा। तो आप थ्योरम साथ के साथ लिखना, उसे बार बार रिवाइज करना और उसे अप्लाई करना। इससे आपको थ्योरम और फॉर्मूला तो याद होगा ही होगा, फिर उसके क्वेश्चंस में एप्लीकेशन भी आपको पता चलते जाएगा। एग्जाम में लगभग अभी आपके 90 से 100 दिन है। आपका ये 20 दिन में लगभग, ये 1 महीने में लगभग एंड हो जाएगा, मैक्सिमम 1 मंथ, 20 दिन 25 दिन में एंड हो जाएगा। तो आपके अगर ये 20 दिन में एंड होता है तो आप ये बार बार 3 से 4 बार रिवाइज करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स में देखने जाओगे तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको फिक्स मिलता है। इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से पढ़े हो तो आप 1.5 से 2 मिनट में कर ले जाओगे। बहुत रेयर ऐसा होता है कि एक आधे सवाल कभी अच्छा पूछ लेता है। जब वो अच्छा सवाल पूछेगा तो ही वो अकेले टाइम लेगा, अदरवाइज वही बेसिक सवाल पूछता है सिमिलरिटी और छोटे छोटे फॉर्मूला से। तो जो छोटा छोटा सवाल पूछता है वो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में हो जाते हैं। कभी एक सवाल अच्छा पूछ भी लिया तो उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। और ज़्यादा सवाल डिफिकल्ट पूछ नहीं रहा है हाल फिलहाल के पेपर को देखा जाए। लेकिन अगर हम लोग लास्ट 6 साल 8 साल के पेपर को देखें तो अच्छे सवाल पास्ट में बहुत पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीडीएस हो। तो हम लोग थोड़े अच्छे लेवल तक पढ़ाई करेंगे, हम लोग सिर्फ बेसिक नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं बात करें ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री आपको टोटल 5 से 6 पार्ट में पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहला पार्ट पढ़ाऊंगा आपको लाइन एंड एंगल, जो कि आज का क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। इसमें हम लोग एंगल्स के बारे में और लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंगल इन ट्रायंगल, और पॉलीगन। जैसे पॉलीगन क्या होता है, जिसमें 3 से ज्यादा भुजाएं हो, 4 भुजा वाला पॉलीगन, 5 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, उसमें कैसे एंगल से सवाल बनते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी या फिर सीडीएस या फिर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपका थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन फिर भी इससे सवाल भी थोड़ा कम बनता है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। इजी भी होता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी हम लोग इसके 8 से 9 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सबके सबको पढ़ेंगे। जनरल क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, आपका रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, काइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये 8 से 9 टाइप होते हैं, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसको हम लोग 6 से 8 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो 10 घंटे जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लंबा चलेगा आपका। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है सर्कल। सर्कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 11 घंटा या 10 से 12 घंटा का क्लास होगा और 100 प्लस क्वेश्चन, इसमें 150 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिखता है वो ट्रायंगल और सर्कल से ही दिखता है। मैं आपको इधर उधर करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी लाइन से पढ़ाऊंगा। नहीं तो सर्कल वगैरह पढ़ाना बहुत आसान होता है, मैं आज खड़ा होकर 2 दिन में सर्कल पढ़ा के एंड कर दूँ, क्योंकि सर्कल इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दीबाजी में ट्रायंगल पढ़ा के ख़त्म कर दूँ तो मैं जल्दीबाजी नहीं मचाऊंगा, मैं आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा जो मेरा स्पीड है, और मैं इसी लाइन से पढ़ाऊंगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ऐसा नहीं कि इजी है तो मैं इसे 2 क्लास में एंड करके ख़त्म कर दूँ, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं उसी स्पीड से लाइन से ही पढ़ाऊँगा, पहले ये ख़त्म करूँगा, देन ये। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइन एंड एंगल। लगभग आपके 400-500 क्वेश्चन इसमें डिस्कस होने वाले हैं, 400 से 500। तो आप अच्छे से पढ़ना। पहला लाइन एंड एंगल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लाइन एंड एंगल में सबसे पहला चीज होता है पॉइंट। पॉइंट बोलते हैं जिसे बिंदु बोलते हैं। बिंदु को तो जानते ही होंगे, हाँ सर। तो लाइन एंड एंगल हो गया रेखा और कोण। पॉइंट बिंदु, बिंदु का अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन है कि पॉइंट इज नथिंग, पॉइंट इज समथिंग व्हिच कांट बी विजिबल, ऐसे अलग अलग जगह लिखा गया है। पॉइंट इज द सर्कल विथ नो रेडियस, पॉइंट एक ऐसा वृत्त है जिसका कोई रेडियस नहीं होता है, या फिर विथ 0 रेडियस, इसका रेडियस 0 होता है। ऐसे ऐसे अलग अलग डेफिनेशन है। हमने भी एक डेफिनेशन लिख दिया है। इट हैज, देखो एक चीज, डेफिनेशन से डायरेक्ट सवाल आता नहीं है।
मैं ये आपको साथ के साथ बताता चलूंगा कि ये सवाल आपको ऐसे पूछा जाता है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना। ये सवाल, जैसे मैं ये बात बताया कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है तो आपको उस पर ध्यान देना है। मैं हवा में कोई बातें नहीं बोलता, मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना, ठीक है। हम लोग पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, तो पॉइंट के बारे में जो डेफिनेशन आपको पता है वो है कि पॉइंट का ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। इट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब बहुत सारे जब पॉइंट को मिलाया गया, इनफाइनाइट पॉइंट को ऐसे मिलाते चले गए, हमने लगातार पॉइंट लिखना शुरू किया, ऐसे पॉइंट 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 इनफाइनाइट पॉइंट चिपका के हमने लिख दिया। जब हमने इनफाइनाइट पॉइंट लिखा तो इससे मेरा लाइन तैयार हुआ, और ये लाइन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो जो लाइन का डेफिनेशन होता है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को एक साथ लिख दिया गया तो मेरा लाइन तैयार हुआ। और लाइन तो है सर, इधर से भी इनफाइनाइट जा रहा है, इधर से भी इनफाइनाइट जा रहा है। तो लाइन को हम लोग कंट्रोल करने के लिए लाइन सेगमेंट लिखे कि भैया ये एक लाइन दे दो और ये एक लाइन दे दो, ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो आपको लाइन समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट के पास कोई ना लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ होता है, ना हाइट होता है, और उसी पॉइंट को जब बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट को मिला देते हैं तो लाइन तैयार हो जाता है। लाइन का कोई सर्टेन इंड पॉइंट नहीं है, ना आगे ना पीछे। उसको इंड पॉइंट लाने के लिए हम लोग लाइन सेगमेंट लाते हैं, जिसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो लाइन भी अलग अलग तरीके का होता है। पैरेलल लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस लिख सकते हो ऊपर, टाइप ऑफ लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस। एक चीज हिंदी वाले मैसेज मत करना, आज का क्लास आपको थोड़े से इंग्लिश के शब्द में मिलेंगे, आगे वाले पे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों रखूंगा, मैसेज मत करना, नहीं तो हमारे पास लेके आते सर देखिए ना ऐसा मैसेज आया है। चलो, हम लोग तीन टाइप के लाइन पढ़ने वाले हैं, एक पैरेलल लाइंस, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो पैरेलल होते हैं, जो समानांतर होते हैं। आपको पैरेलल लाइन का सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं, वो जो दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं है। कभी कभी देखते हो किसी से बहुत ज़्यादा आपको लगाव होता है, प्रेम होता है, बहुत पसंद करते हो, आप उसके साथ चल पाते हो लेकिन कभी मिल नहीं पाते। वो आपके पास ही रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। रोड के उस तरफ हो और आप इस तरफ होते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते। तो आप रोड के किनारे देखते हो, दोनों रोड के किनारे, वो किनारे एक साथ अपने मंजिल तक जाते हैं लेकिन कभी वो किनारे मिल नहीं पाते। बस वही समझ लो कि पैरेलल लाइंस है। हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये बढ़ता चला जाएगा, इसे आगे बढ़ाएं तो ये बढ़ता चला जाएगा, इसे आगे बढ़ाए तो बढ़ता चला जाएगा, इसे आगे बढ़ाए तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी मैच नहीं करेगा एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो पैरेलल लाइन का आप डेफिनेशन लिख सकते हो, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। या फिर एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, लिख दूं क्या, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। या फिर आप एक लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो हमेशा एक सर्टेन डिस्टेंस, जितना पे वो लाइन ड्रॉ कर दिया गया उतने पे ही वो चाहे घुमा लो कुछ भी कर लो रहेगा। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे तो एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो लाइन जो एक दूसरे को कट करता है किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी पॉइंट पे वो कट कर गया तो उसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अब ये जो दो लाइन है वो एक दूसरे पे कट कर गई, इसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को कट करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अगर दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसे हम लोग कंकरेंट लाइन बोलते हैं। एक ही पॉइंट से दो से ज्यादा लाइन अगर कट कर गई, 3 4 5 6 एक ही पॉइंट से, तो उसे हम लोग कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। और दो अगर लाइन कट कर रही हो तो उसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अगला होता है, जैसे हमने पैरेलल लाइन पढ़ा था उस तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। परपेंडिकुलर लाइन वो होते हैं जो एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, 90 पे कट करते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस 90 पे कट करते हैं, पैरेलल लाइंस कभी मिलते नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह एक होता है कंकरेंट लाइन, जो कि एक उसके पॉइंट पर मल्टीपल लाइंस कट कर रहे हो एक ही पॉइंट पर, तो सारे के सारे कंकरेंट लाइंस होते हैं। अब देखो, हमने पैरेलल लाइंस पढ़ा था, तो अगर दो पैरेलल लाइन को किसी एक लाइन से ऐसे काट दिया जाता है तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। अगर दो समानांतर रेखाएं
चल रही हो और उसे हम किसी एक लाइन से काट दें तो इसे हम लोग ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए हम लोग ट्रांसवर्स लाइन किसे बोलते हैं। हम लोग ट्रांसवर्स लाइन इसे बोलते हैं। हम लोगों ने लाइन के बारे में नॉलेज अपना ले लिया। हमने टोटल इतने तरह के लाइन पढ़े। एक लाइन सेगमेंट पढ़ा हमने, लाइन के बाद पैरेलल लाइन पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा, कंकरेंट लाइन पढ़ा, ट्रांसवर्स लाइन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। सर कितने तरह के एंगल होते हैं? ध्यान दो, दो तरह के, मल्टीपल तरह के एंगल होते हैं। अब देखो आपके सामने एंगल्स के एग्जांपल दिए गए। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। ये ऐसा कोण होता है, अगर कोण को हम थीटा से दर्शाएं, इसको थीटा से अगर डिनोट करें, तो ये ऐसा कोण होता है जो 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होता है और 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है। एक्यूट एंगल इज द एंगल which is greater than 0 डिग्री but less than 90 डिग्री। न्यून कोण वैसे कोण होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। द नेक्स्ट एंगल इज राइट एंगल, जिसे हम लोग समकोण कहते हैं। राइट एंगल इज द एंगल वेयर एंगल इज 90 डिग्री। जहां पर जो एंगल है वो खुद ही 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। अगला होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल इज द एंगल which is greater than 90 but less than 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल वैसे एंगल होते हैं, अधिक कोण वैसे कोण होते हैं जो 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होते हैं लेकिन 180 डिग्री से हमेशा छोटे होते हैं। 90 डिग्री से हमेशा बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से हमेशा छोटे होते हैं। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। इस स्ट्रेट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं। याद रखना, लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं। इसका हिंदी हमें नहीं ध्यान आ रहा यार। देखो यार, कब ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, लेकिन मैं एक सलाह देता हूं। जब मैंने एसएससी की तैयारी शुरू किया तो उसके पहले थोड़ा सा बात है बीच में, जनरली मैं बात करता नहीं हूं, सुन लेना ध्यान से। जब मैं तैयारी शुरू किया तो एक सीनियर थे, उनसे मैंने पूछा था कि भैया आपका इंग्लिश इतना अच्छा कैसे है, मेरा कैसे होगा? तो उन्होंने मेरे को बड़ा अजीब जवाब दिया था। जानते हो क्या दिए थे? कि मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तुम भी 15 साल पढ़ ले, तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, मतलब तुम्हारा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। मुझे बड़ा अजीब लगा। बोले इसका मतलब क्या है? तो बोले मैं नर्सरी, LKG, UKG 1, 2, 10 तक, 10 के बाद 11, 12 फिर ग्रेजुएशन, इतना साल मैंने इंग्लिश पढ़ा, हर सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ा, तब जाके मेरा इंग्लिश अच्छा है। तो तुम भी पढ़ ले ऐसे। मैं इंग्लिश में मैथ्स भी पढ़ा, इंग्लिश में आपका GK भी पढ़ा, इंग्लिश में साइंस भी पढ़ा, तुम भी पढ़ ले। उनकी बात मेरे दिमाग में खटक गई। उसके बाद से जब भी मैं पढ़ा तो भले मुझे ना एक्यूट एंगल याद करना पड़ा, मुझे न्यून कोड याद था लेकिन मैं इंग्लिश वाला याद किया, हिंदी वाला छोड़ के। मैं GK भी इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। मुझे समझ में नहीं आता था, काफ़ी देर लगता था, काफ़ी दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। मैथ के सवाल मुझे समझ में नहीं आते थे, एरिथमेटिक के, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। रीजनिंग के सवाल इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, GK के सवाल इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। इससे क्या हुआ, मेरा ओवरऑल इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हुआ। कुछ लोग पूछते हैं सर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दो। वो हिंदी में मैथ के सवाल पढ़ते हैं, हिंदी में GK के सवाल पढ़ते हैं, हिंदी में रीजनिंग के सवाल पढ़ते हैं, और सिर्फ इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ते हैं, 25 सवाल, और बोलते हैं इंग्लिश में मेरे 25 मार्क, 25 में 25 सही नहीं हो रहे। नहीं होगा। इंग्लिश को आपको जीने सीखना होगा। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को जियोगे ना, उतना ज़्यादा इंग्लिश को सीखोगे। तो मैंने इंग्लिश को जिया है अपने जीवन में 3-4 साल, लगभग 3 साल तो जिया ही है। तो तब जाके मुझे सारे टर्म्स इंग्लिश में याद हो गए। फिर मेरा इंग्लिश भी अच्छा हो गया और नौकरी भी हो गया और मैं टीचर भी बन गया। ओ भैया अभी भी पढ़ रहे हैं, मजाक मत, सीरियस बोला हूँ। उनका मैं एक एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए मैंने एक प्राइवेट कंपनी का एग्ज़ाम दिया और प्राइवेट कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन उनकी सलाह के लिए मैं हमेशा उनको थैंकफुल रहता हूँ। आ जाओ
सलाह नहीं दिए थे भाई, टॉन्ट मारे थे, सच बता रहा हूँ। सलाह दिए होते तो शायद मैं सीख नहीं पाता। टॉन्ट लोग बहुत मारता है, बताना नहीं चाहता। लोग बहुत अजीब है देश दुनिया में। और टॉन्ट मारेगा, चिढ़ाएगा कि तुम्हारा कमज़ोर है। मेरे को बहुत चिढ़ाते थे, मेरे को ना छोटे छोटे वर्ड्स नहीं आते थे, स्प्रीट, ऑब्सेशन, ये सब नहीं आता था। मैं न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ लेता था। और जैसे लिख दिया कि रन आउट, तो रन आउट मतलब तो मान लो सबको पता होगा कुछ। लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर को मैं ना, लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में देखा, ऐसे याद करता था। तो मुझे इसके लिए, सबके लिए बहुत मजाक उड़ाया है उन लोगों ने, बहुत मजाक बनाया मेरा। वही ठीक है, जिसका मजाक बनता है वही आगे आता है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है, याद रखना आप लोग। हम लोग कहाँ पे थे? स्ट्रेट एंगल पे थे। एक बार मैं फिर से बैक ऑफ द टॉपिक आता हूँ, सॉरी बीच में मैंने इतनी सारी बातें कर दी। टॉपिक पे आया था, हम लोग टाइप ऑफ एंगल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्यूट एंगल पढ़ा जो कि 0 से 90 के बीच में होता है। फिर हमने राइट एंगल पढ़ा जो कि 90 होता है। फिर हमने अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा जो कि 90 से 180 के बीच में होता है। फिर हम लोग स्ट्रेट एंगल पर आ गए थे। स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर एंगल सेम होता है जो कि 180 डिग्री होता है। फिर रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा। अब देखो, स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? ये सर थीटा, इसका वैल्यू 180 लेता है। फिर अगला होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपको कभी कभी सर्कल में पढ़ने को आएगा रिफ्लेक्स के बारे में, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। एक सवाल जब सीजीएल 2021 में आया था तो काफी लोग परेशान हो गए थे, रिफ्लेक्स वर्ड यूज करके आया था। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है कि थीटा 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। और रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है फुल रोटेशन एंगल, या फिर बोल दो कंप्लीट सर्कल बोल दो, फुल एंगल बोल दो, कंप्लीट एंगल बोल दो, जो बोलना है सो बोल दो। तो ये आपका पूरा का पूरा एक सर्कल बनाता है जो कि थीटा 360 डिग्री होता है, जिसमें थीटा 360 डिग्री होता है। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है एंगल के? देखो, इससे तो डायरेक्ट सवाल नहीं बनते हैं। जो डायरेक्ट सवाल बनते हैं वो दो एंगल से बनते हैं। एक एंगल है कंप्लीमेंट्री एंगल और एक एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल इज नथिंग बट अ राइट एंगल, याद कर लो। कंप्लीमेंट्री एंगल इज नथिंग बट राइट एंगल। राइट एंगल, when the sum of the measure for two angle is 90 degree, the angle are called complementary angle। अगर मैं बोलूं कोई मेरे पास राइट एंगल था, इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसे दो एंगल में डिवाइड कर दिया, एंगल ए और एंगल बी। अगर एंगल ए और बी का सम 90 है, अगर एंगल ए और बी का सम 90 है, तो आप बोल सकते हो कि ए और बी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब दो कोणों का योग 90 हो तो ऐसे कोण पूरक कोण या फिर कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एक बात और बता दूं, जो B है वो A का एडजेसेंट एंगल है और जो A है वो B का एडजेसेंट एंगल है, मतलब किनारे वाला, बगल वाला। कई बार ऐसा शब्द यूज कर देगा ना कि B इज एडजेसेंट एंगल ऑफ A, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल दिया। तो भाषा को आपको पकड़ना है। तो ये क्या बोलेंगे? A एंड B आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट, देखो स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना। एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे का अगल बगल का एंगल है। A इज एडजेसेंट टू B, B इज एडजेसेंट टू A। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। और जब भी दो एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे, इसका मतलब है कि वो A प्लस बी 90 डिग्री होंगे। आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ाया था तो कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था कि कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम 90 हो जाना। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये बात अगर क्लियर है तो अगली पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला होता है सप्लीमेंट्री एंगल। देखो कई बार ना मैं भूल जाता था कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। कंप्लीमेंट्री होता है 90, सप्लीमेंट्री होता है 180। मैं बार बार भूल गया कि पूरक समपूरक क्या होता है, तो मैंने याद करने का एक ट्रिक निकाला। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जो सर लीनियर पेयर एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल होता है वही सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर सम ऑफ एंगल 180 हो जाए। हमने देखा ये एस में क्या है, एस को अगर ऐसे कर दूं तो ये 8 बन जाता है। मतलब अगर सप्लीमेंट्री मतलब एस मतलब 180, सप्लीमेंट्री का एस मतलब 180, कंप्लीमेंट्री फिर बच गया तो 90 वाला होगा। सप्लीमेंट्री में एस है, एस 8 जैसा दिखता है तो ये 180 है, और जो बच गया कंप्लीमेंट्री वो 90 है। भूलना नहीं है, कंप्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री दो का सम, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल है तो दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर कोई आपके सामने लीनियर पेयर एंगल या फिर आपके सामने स्ट्रेट एंगल बना दिया गया है, अगर इसको बीचों बीच काट दिया गया, कहीं से भी काट दिया गया मान लो, तो दो एंगल फॉर्म हुए जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, एक्स और वाई।
जब ये x और y का सम 180 होता है तो आप बोल सकते हो कि x इज सप्लीमेंट्री टू y एंड y इज सप्लीमेंट्री टू x। आप यहां पे ऐसे बोल सकते हो कि x इज सप्लीमेंट्री टू y, या फिर आप बोल सकते हो y इज सप्लीमेंट्री एंगल टू y। आपने एक पढ़ा कि कंप्लीमेंट्री एंगल, एक पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपसे सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा? जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक सवाल दे दूं, मैं बोलूं कि मेरा अगर एक एंगल 47 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कंप्लीमेंट्री थे ना, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अब मैं बोला कि मेरा एक एंगल 47 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे? सर जो दूसरा एंगल आएगा इसका प्लस इसका सम 90 आना चाहिए। दूसरा एंगल आएगा 90 माइनस 47। मतलब अगर मुझे साफ साफ बोला जाए तो मैं बोल दूंगा 90 माइनस 47 43 होगा। 43 होगा मेरा कंप्लीमेंट्री एंगल। सर इतना क्यों घुमा रहे हो? एक लाइन में बता दो। तो एक लाइन में ये होगा कि अगर मेरा थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो उसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा, और अगर मुझे थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस थीटा। कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल आपके सामने सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगली चीज, अब मैं आपके सामने अगर सवाल दे दूं, मैं बोल दूं कि 76 इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बताओ। सबसे पहले हम थीटा देते हैं। थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और थीटा का सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस थीटा। तो आपसे सवाल मान लो ऐसे हमने पूछ दिया कि अगर आपके सामने एंगल है 76 डिग्री, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो, जल्दी बताओ। अगर मैं बोला थीटा मेरा है 29 डिग्री तो इसका कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होगा? मैं बोल दिया थीटा मेरा है 68 डिग्री, इसका कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होगा? अगर मैं थीटा में बोल दूं मेरा थीटा है 17 डिग्री, इसका कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? चलिए भाई साहब बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए। सर 76 है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 90 माइनस 76 14 आया। अगर इसका कंप्लीमेंट्री निकालना हो 90 माइनस 29 61 आया। 90 माइनस 68 22 आया। 90 माइनस 17 क्या आएगा? 73 आएगा। अगर मुझे निकालना हो सप्लीमेंट्री तो 90 नहीं 180 माइनस 76, तो मैं बोलूंगा कि 76 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 104 डिग्री। 29 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 180 माइनस 29 कर दो 151। 68 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 180 माइनस 68 कर दो 112। 17 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस 17 कर दो 163। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई पीड़ा कुछ भी नहीं है ना? होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अब देखो आपके सवाल एक सामने रख दिया। वन एंगल ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल इज 45, फाइंड द अदर एंगल। पूरक कोणों में से एक कोण 45 है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस 45 45 होगा। ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, अगर आते हैं तो। चलो, बोला है कि फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 67 डिग्री 18 मिनट। आपको पता है थोड़ा सा डिग्री और मिनट करके कुछ चीज होता है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि आप ध्यान से देखना 67 डिग्री 18 मिनट, इसको मिनट से बोलते हैं और उसके बाद एक और डबल टिक आता है उसे सेकंड्स बोलते हैं। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बोला इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो अगर मुझे कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना होता तो क्या होता है कि सर अगर थीटा है तो कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा।
तो ये 67 डिग्री 18 मिनट है, तो इसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस 67 डिग्री 18 मिनट। अब कैसे करो, ये 18 मिनट क्या है, तो आपको समझना होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और मिनट को, ये मिनट टाइम वाली मिनट नहीं है, इसे मिनट बोलते हैं। एक लाइन 60 के ऊपर, और एक के ऊपर 1 मिनट के बराबर ये 60 सेकेंड होता है, 2 लाइन। तो अगर मुझे अब निकालना हो कि 67 डिग्री 18 मिनट का कोटि पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? बोलूंगा सर 90 ना लिख के मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, 89 डिग्री और 1 मिनट को मैं लिख देता हूं 60 मिनट से घटा दीजिए 67 डिग्री 18 मिनट। 60 से 18 गया 42, 89 से 67 गया 22 डिग्री 42, 22 डिग्री 42 मिनट, 22 डिग्री 42 मिनट जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। बाईस डिग्री 42 मिनट। क्लियर है? एक बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, 77 डिग्री 15 मिनट और 47 सेकेंड का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 77 डिग्री 15 मिनट और 47 सेकेंड का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? चलो दोनों बताओ। एक काम करता हूं, इसको यहां पर रखता हूं, बोला कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल भी बताओ और इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी बताओ। एक और एग्जांपल दे देता हूं कि 62 डिग्री 56 मिनट 43 सेकेंड्स का कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। अगर मैं कंप्लीमेंट्री पहले निकालूं तो कंप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? 90 माइनस थीटा। अब मैं डायरेक्ट 90 से तो घटा नहीं सकता, यहां मिनट सेकेंड का केस है, तो मैं 90 को क्या लिख सकता हूं? सर 90 को लिख सकता हूं 89 डिग्री 60 सेकेंड। अब मुझे पता है कि एक सेकेंड में 60 मिनट है, ये 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो मैं इसे और क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं 89 डिग्री और इस 60 सेकेंड को, 60 मिनट को हमने लिख दिया 59 मिनट और उस 1 मिनट को सेकेंड बदल दिया 60 सेकेंड। मतलब जो ये 90 डिग्री है इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। तो हमने इसे घटाना हो तो घटाएंगे 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड से इस पूरे को 77 डिग्री 15 मिनट और 47 सेकेंड, 47 सेकेंड घटा दिया। 60 से 47 गया 13, 59 से 15 गया 44 और 89 से 77 गया 12, 12 डिग्री 44 सेकेंड 44 मिनट 13 सेकेंड जो आएगा आपका कंप्लीमेंट्री एंगल आएगा। ये सवाल शायद डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप सीडीएस का पेपर दो चाहे आप सीजीएल का पेपर दो, आप देखोगे तो ये डेटा के साथ कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इसका निकालने बोलता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर गिवन एंगल, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका कंप्लीमेंट्री आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड से माइनस कर दोगे 62 डिग्री 56 मिनट और 43 सेकेंड। माइनस करो मेरे लाल, क्या आया? 17, 3 और 9 से 2 गया 7, 8 से 6 गया 1, 8 से 6 गया 2 ना, 8 से 6 गया 2, तो 27 डिग्री 3 मिनट और 17 सेकेंड। जैसे आपने 90 डिग्री का आप मिनट और सेकंड में लिखे थे, वैसे ही 180 डिग्री को भी आप लिख सकते हो कि सर पहले मैंने 180 डिग्री को ऐसे लिखा, ऐसे लिखा 179 डिग्री 60 मिनट, फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप माइनस करो कि 179 डिग्री 59 मिनट
और 60 सेकंड से माइनस करेंगे 77 डिग्री 15 मिनट और 47 सेकंड को, तो क्या आएगा? 60 से 47 गया 13, 59 से 15 गया 44, और ये जो आया 9 से 7 गया 2, 17 से 7 गया 102 डिग्री 44 मिनट 13 सेकंड। ऐसे आप इसमें 90 जोड़ देते आंसर आ जाता है। इसमें 90 जोड़ दो, 9 2 11 117। तो आप फिर भी इसे सॉल्व करना खुद से, इससे ये वाला पार्ट घटाना 62 56 43, जो उत्तर आएगा वो बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमारे सामने सवाल कुछ ऐसे लैंग्वेज में बहुत बार आए हुए हैं पेपर में, ऐसे लैंग्वेज से। क्या है सवाल? देखो कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 7x प्लस 58 डिग्री प्लस 16x प्लस 53 डिग्री देन 5x इच। बोला है कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल ये और ये है तो 5x का मान क्या होगा? अब हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 180 होता है। इट मीन्स 7x प्लस 58 और 16x प्लस 53 180 होगा। तो हमने लिख दिया 7x प्लस 58 प्लस 16x प्लस 53 बराबर 180 डिग्री। सर मैं आगे अगर सॉल्व कर रहा हूँगा तो क्या मिलेगा? 7 और 16 23x, और यहां क्या मिलेगा? 50 50 100 111 बराबर 180 डिग्री। 23x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 111 69 डिग्री। x बराबर 23 दिया 69, 3 डिग्री आएगा। x की वैल्यू जब मुझे 3 मिला, x की वैल्यू जब मुझे 3 मिला तो आई कैन इजीली से कि 5x का वैल्यू क्या होगा? 5 दिया 15। 5x का वैल्यू क्या होगा? 5 दिया 15। क्या आपको इस बात से दुख है, आपत्ति है, कष्ट है? हो ही नहीं सकता सर, हमें इस बात से तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। अगले सवाल को चलो सॉल्व करें। CHSL 2022 का आया हुआ सवाल है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 74 डिग्री देन वन ऑफ दीज एंगल विल बी। यदि दो संपूरक कोणों में कोणों में 74 का अंतर है तो इनमें एक कोण होगा। अब मान लेते हैं मेरे दो संपूरक कोण थे, वो एक x था और एक y था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 74 डिग्री। अगर दो मेरे कोण संपूरक है तो मुझे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही बता रहा है कि दोनों का सम 180 दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस 74 दिया हुआ है। सॉल्व कर दो। मुझसे बोला है उनमें से एक कोण क्या होगा? अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो y से y खत्म, x में x जोड़ा तो 2x आया, 4 और 18 7 25, तो x बराबर आया 254 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 127 डिग्री। x की वैल्यू 127 डिग्री आई। ठीक है, ठीक है। अब मेरे 127 तो ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा निकालो। दूसरा क्या होगा? देखो दूसरा होगा x प्लस 127 बराबर 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 127, साफ साफ दिख रहा है 53 डिग्री, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं 180 माइनस 127 आया 53 डिग्री। 53 डिग्री विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। 53 डिग्री विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्या आपको कोई समस्या है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मेंस वगैरह में इस टाइप के सवाल आए हैं, ये मेंस का ही सवाल है। टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। इफ 2 टाइम्स ऑफ वन एंगल इज 9 लेस देन द 5 टाइम्स ऑफ अदर एंगल। बोला है फिर उसमें से एक एंगल का 2 गुना 9 कम है दूसरे के 5 गुना से, तो आपको सप्लीमेंट्री ऑफ स्मॉलर एंगल बताना है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट को मर्ज कर रहा है एग्जामिनर। देखो अगर हम करने गए मेरे लाल तो क्या होगा? मान लेता हूं कि एक एंगल मेरा थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, तभी तो ये कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हुए, तभी तो ये कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हुए, कंप्लीमेंट्री हुए सॉरी।
बोला टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, तो मैं एज्यूम किया पहला एंगल थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है। आप एक्स वाई मानोगे तो फंस जाओगे, दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, हम एक ही वेरिएबल पे काम कर रहे होंगे। इफ टू टाइम्स ऑफ द वन एंगल, मान लेते हैं हमने इसका दो गुना किया, टू थीटा, 9 लेस देन, ये 9 छोटा है तो इसमें 9 जोड़ देते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ अदर एंगल, इसके 5 गुना के। कोई दिक्कत, जैसा बोला वैसे किया, 2 टाइम्स ऑफ वन एंगल, थीटा का 2 गुना, 9 कम है तो 9 मैंने जोड़ दिया, किससे कम है, 5 टाइम्स ऑफ अदर एंगल, उसके 5 गुना से। हमने जब बराबर किया तो क्या मिला मुझे, 2 थीटा, और ये 5 माइनस, चलो लिख देता हूं, 2 थीटा प्लस 9 बराबर हो जाएगा 450 माइनस 5 थीटा, 5 थीटा इधर लाऊंगा 7 थीटा हो जाएगा, 450 से 9 घटाया 441 हो गया, 7 छक्के 42, 7 तिया 21, थीटा का वैल्यू 63 डिग्री आया, मतलब मेरे एक एंगल 63 है, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर होगा 27 डिग्री, 27 डिग्री। अब मुझे 27 डिग्री मिल गया छोटा एंगल। अब मुझसे बोला है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए स्मॉलर एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ ए स्मॉलर एंगल, इसका सप्लीमेंट क्या होगा सर, इसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस 27, ये हो जाएगा 153 डिग्री, 153 डिग्री, 153 डिग्री विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या है आगे देखो, इफ द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 6 डिग्री लेस देन द 7 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल, देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इज 18 डिग्री मोर देन द सप्लीमेंट। ये भी मेंस का सवाल है, मोर देन द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द ओरिजिनल एंगल। यदि किसी कोण के पूरक कोण मूल कोण के 7 गुने से 7 गुना कम, 7 गुने से 7 कम होना चाहिए ना। पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा लग रहा है हिंदी गलत है भाई, पढ़ो एक बार सवाल को। इफ द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 6 डिग्री लेस देन द 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो कोई पूरक कोण मूल कोण के 7 गुना से 6 डिग्री कम है, 6 डिग्री कम है। अगर मैं मान लेता हूं कि इफ द कंप्लीमेंट्री ऑफ एंगल, अगर एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होगा, बोलोगे जी सर। तो मुझसे बोला इफ द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 6 डिग्री लेस देन द 7 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल। अब मैं अगर बोलूं कि इसका 7, इफ द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 6 डिग्री कम है 7 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल के। अब देखो ये मेरा क्या है, ओरिजिनल एंगल, और ये क्या है मेरा कंप्लीमेंट्री एंगल। अब जो कंप्लीमेंट्री एंगल है वो 6 कम है इसके 7 गुने, तो इसका 7 गुना किया तो ये 7 थीटा हो गया, और इससे 6 कम है, एन एंगल इज 6 डिग्री लेस देन द 7 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल, तो इससे 7 गुना से ये 6 कम है, तो इसमें 6 घटा दूंगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार समझाऊं। सवाल के भाषा को ही समझना है और कुछ नहीं करना है, बस इस लाइन को एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा तब समझ जाओगे। मैं बोला कि एन एंगल इज 6 डिग्री लेस देन 7 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल। अब मैं बोला कि मान लेता हूं ये मेरा थीटा है, तो इसका कंप्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा है, बोलोगे जी सर। अब बोला है कि इस एंगल का 7 गुना जो ओरिजिनल एंगल है उससे 6 कम है, एन कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 6 डिग्री लेस देन द 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो इसके 7 गुना से 6 कम किया तो ये इसके बराबर आ गया, बोलोगे जी सर। एकदम बात सही है, आपने बता दिया। थीटा इधर लाया 7 और 1 8 थीटा, 6 उधर लाया 90 और 6 96, तो थीटा हो गया 12 8 96, 12 डिग्री। अब मुझे थीटा का वैल्यू मिल गया। अब क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इज 18 डिग्री मोर देन द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द ओरिजिनल एंगल। आपको उस एंगल का वैल्यू बताना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल जो 18 डिग्री ज्यादा है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द ओरिजिनल एंगल के। अब इसका सप्लीमेंट्री होगा क्या सर, इसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस 12 168। इससे कितना ज्यादा बोला है, इससे 18 डिग्री
ज़्यादा होना चाहिए, इससे 18 डिग्री ज़्यादा, इससे 18 डिग्री ज़्यादा 186 है। तो मुझे उस एंगल का वैल्यू निकालना था जो इसके सप्लीमेंट्री से 18 ज़्यादा हो, इसके सप्लीमेंट्री से 18 ज़्यादा हो। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, तो आपका उत्तर होगा 186 डिग्री। तो पहला क्लास था बेसिक, सिर्फ हमने एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कशन किया। धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।